हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास प्रोग्राम आपके रूबरू। खास मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज एक बार फिर फिरोज मीठी बोरवाला साहब से हम मुलाकात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते वो मॉस्को में थे, फिलिस्तीन से मुताल्लिक एक कॉन्फ्रेंस थी और उससे पहले भी कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वो अटेंड कर चुके हैं, जिसमें बैरूत, इस्तांबुल और कई ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में शरीक हो चुके हैं जब से ये जंग शुरू हुई है। बहुत नजदीक से हालात को जानते हैं। पिछले हफ्ते हमारी मॉस्को में जब बात हुई थी तो कई चीजों पर बातें, जाहिर है वो बिल्कुल सफर की हालत में थे, एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। तो आज हम कुछ और गहराई से बात करेंगे कि आखिर ये जंग किस तरफ जा रही है। बहुत ही दिलचस्प बात है, इस वक्त जो ताजा खबरें हैं वो ये कि अमेरिका के इलेक्शन में अक्टूबर 7 एक बड़ा इशू बन गया है। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ना होती तो ये 7 अक्टूबर ना होता। अब चूंकि टारगेट पर बाइडन नहीं रहे, वो अब कैंडिडेट नहीं रहे, तो अब हैरिस के लिए वो कह रहे हैं। कमला हैरिस कह रही हैं कि अब जल्दी से जंग बंद होनी चाहिए। 7 अक्टूबर का जो हादसा था, वाकया था, हमला था इसराइलियों पर, वो कभी रिपीट ना हो पाए। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ बातचीत वाले मामले के लिए, बातचीत के लिए इजराइल का डेलीगेशन कायरो पहुंचा है। इससे पहले एंटनी ब्लिंकन इस पूरे इलाके का दौरा करके गए। ऐसा लगता है कि सबसे पहले वो इजराइल जाते हैं, आपस में साठगांठ तय करते हैं कि किससे क्या काम लेना है। फिर वो मिस्र गए, जॉर्डन गए और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की। क्या कुछ है, यानी जिसे कहते हैं ना, टाइम के गर्भ में, समय के गर्भ में क्या है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। और फिरोज मीठू बोरवाला साहब काफी नजदीक से इससे जुड़े हुए हैं। एक लंबे अरसे से फिलिस्तीन के हक में वो कैंपेन चलाते हैं। 2010-11 में वो गाजा कन्वॉय गया था, उसमें इंडिया की तरफ से बड़ी तादाद में लोग गए थे, उसमें सरकर्दा रोल था आपका। दूसरा, ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम 2012 में, उसमें भी आपने बहुत ही अहम रोल अदा किया था। और मैं दो तीन चीजें बता दूं। एक, वो गाजा को नाजी प्रिजन और कंसंट्रेशन कैंप कहते रहे हैं। इसके अलावा 2010 में उन्होंने इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली में एक अपने बयान में कहा था कि दुनिया भर के लोग इजराइल के खिलाफ, अगर ईरान के खिलाफ हमला किया इजराइल ने, तो उसके खिलाफ दुनिया भर के लोग खड़े होंगे। अभी हाल ही में मुंबई में एक बड़ा वाकया हुआ है, हमारे गोदी मीडिया ने वो खबर नहीं दी। वो खबर यह है कि मुंबई में इजरायली फिल्म फेस्टिवल होने वाला था, उस फिल्म फेस्टिवल के खिलाफ कैंपेन चलाई गई, जिसमें मीठी बोरवाला और दूसरे कई लोग उसमें जुड़े थे और उसमें वो कामयाब हुए और वो उनको समेटना पड़ा। पिछले दिनों बेंगलोर में भी ऐसी ऐसी कोई इवेंट होने वाली थी, वहां भी इजराइल को कैंसिल करना पड़ा। आरएसएस बीजेपी के लोगों की सरकार देश में होते हुए इजराइल अब हर मैदान से भागता हुआ नजर आ रहा है, भारत में भी, जिसको वो बहुत नजदीकी दोस्त समझता रहा है। और आरएसएस तो बहरहाल उनकी दोस्त है ही, भारत हो या ना हो। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत गहराई से होती है, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग अंदाज में आप अपनी बात रखते हैं। हमारे दर्शक काफी पसंद करते हैं आपके ऑब्जर्वेशंस को। अभी आप कहां महसूस कर रहे हैं इस जंग में? जंग वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ ही बढ़ रही है, उसमें तो भी कोई दो राय नहीं है। इस्माइल हानी का असैसिनेशन उसी का एक क्लियर कट निशानी है कि इजराइल चाहती है कि एक बहुत बड़ी जंग हो, वर्ल्ड वॉर हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से इनके हिसाब से चीजें हमारी उनकी आगे बढ़ी थी, तो वर्ल्ड वॉर 3 से भी इजराइल का एक्सपेंशन हो, ये उनका पूरा टारगेट है। इनफैक्ट रैबाई श्नेयरसन, जो नेतन्याहू के रैबाई है, उन्होंने तो कहा था कि नेतन्याहू आखिरी प्रधानमंत्री है और उसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, और नेतन्याहू के होते होते ही जूइश मसीह आएगा। ओके। और जिस प्रकार से उनके लगातार हमले हो रहे अलक्सा को, अभी भी हुए थे, और 7 अक्टूबर की बुनियादी अलक्सा, स्टॉर्म अलक्सा के नाम पे ही पूरा ये तीसरा इंतिफादा हुआ है। तो ये तो क्लियर है कि पूरा का पूरा जो अभी पोलराइजेशन हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 का जो केंद्र बिंदु बन रहा है,
वो अलग सा मस्जिद और कुब्बतुस सकरा हो रहा है। ये हम जैसे लोगों को तो 30-35 साल के पहले से अंदाजा था, मगर पूरा का पूरा अभी जो फोकस है वो अलग सा मस्जिद और कुब्बतुस सकरा पे है। एक तो वो बात है। दूसरी बात खाली इतना ही बोल दूं कि बम्बई में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, और ये एक इम्पोर्टेंट बात है हम सबके साथियों के लिए जो इंडिया में पैलेस्टाइन के लिए खड़े हैं, कि अगर आपके शहर में पैलेस्टाइन को ले सॉरी इसराइल को लेकर कुछ कार्यक्रम हो रहा है और आप कैंपेन करोगे और आप मोबिलाइज करोगे, तो ये पीछे हट जाएंगे। ये बहुत डरपोक लोग हैं, और ये हम लोग ने बार बार साबित किया। मतलब हम लोग जब अनाउंस करते कि इजरायली कॉन्सुलेट की एम्बेसी पे जाने वाले, तो वो लोग ताला मार के सब भाग जाते। ये तो लेवल के लोग हैं। ओके, इसमें ये हुआ था कि आनंद पटवर्धन जो दुनिया के नामचीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के है, वो बम्बई के है, उनका मुझे मैसेज आया कि फिरोज, और फोन ही किया था उन्होंने, कि इंस्टाग्राम पे एक मैसेज किसी ने भेजा है कि ये लोग एक फिल्म फेस्टिवल करने जा रहे हैं, एनएफडीसी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो मैं बोला ठीक है, संडे की रात थी, मैं एक स्टेटमेंट मैंने तैयार किया, अगले सुबह उसको फाइनल किया, और ये वायरल हो गई। पैलेस्टाइन एम्बेसडर ने उठा लिया दिल्ली में, हमारे दोस्त जो सुनीता जी हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने अमेरिका में उठा लिया, भारत भर में हमारे जो सेकुलर साथी है, मुस्लिम साथी है, ये सब ने उठाना शुरू किया, और बहुत बड़े पैमाने पे सिग्नेचर कैंपेन हो गया। पता चला शाम, फिर मैंने तुरंत वो हमारे स्टेटमेंट को उनके ट्विटर हैंडल पे जाके पोस्ट किया। पता चला शाम को 7 बजे तक तो वो उनका वो इन्विटेशन ही गायब हो गया था। फिर अगले दिन मैंने फोन किया, बोला नहीं 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 हो रहा है प्रोग्राम। मैं बोला कि उसकी गारंटी क्या है? बोला नहीं, हम लोगों ने इन्विटेशन हटा दिया, मतलब प्रोग्राम ही नहीं हो रहा है। फिर और एक पत्रकार है संजय कुमार जो अरब न्यूज के, उन्होंने भी फोन किया, उन्होंने भी कंफर्म किया कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। ऐसे ही हमारे एक दोस्त एम के विजयन, बेंगलोर में एक प्रोग्राम होने वाला था, मोबिलाइज किया उन्होंने, और प्रिंसिपल को फोन किया कि ये क्या करने जा रहे हैं, इसराइली एम्बेसडर आने वाला था, वो प्रोग्राम तुरंत कैंसिल हो गया। तो मतलब इसका ये भी मतलब होता है कि जो वातावरण दुनिया में एंटी इसराइल है, वो भी इंडिया में भी बनते जा रहा है। ठीक है। ये किस तारीख में बेंगलोर, ये जो मुंबई वहां में होने वाला था, किस तारीख में होने वाला था फिल्म फेस्टिवल? ये कुछ 22 तारीख का था, हाँ। जो मैसेज था। और जो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया है, ये जो एनएफडीसी से जुड़ी संस्था है, ये दोनों मिलकर करने वाले थे। तो फिर हम लोग ने जो 24 घंटे के अंदर, एक्चुअली 24 घंटे के अंदर हम लोग ने पूरा कैंसिल करवा दिया। ये हमारी ताकत है, ये ताकत है आंदोलन की, कि अगर हम लोग उतरेंगे सड़कों पे और सोशल मीडिया पे, तो ये पीछे हटने वाले। कि इंडिया में भी आई थिंक जो हिंदू राइट विंग सपोर्टर है, वो भी देख रहे कि पूरा नरसंहार हो रहा है, तो कुछ तो सीमा होती है, कुछ तो लिहाज होता है कि भाई कुछ ज्यादा ही हो गया है। शायद वो भी कुछ अंडरस्टैंडिंग वहाँ ऐसी बन रही है कि हम लोग वॉर क्रिमिनल्स के साथ तो नहीं खड़े हो सकते। और इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बाकी के मजहब के लोगों के साथ भी ये बात करें, उनकी सच्चाई पहुंचाए, उनके तथ्य पहुंचाए। देखिए रहे सब लोग एक लाइव, सोचा नहीं था कि 1940s के बाद दुनिया एक हॉलोकॉस्ट देखेगी, ऐसे ही लोग मारे जाएंगे जो हिटलर ने मारे थे। आज वही जूडियो नाजीज गाजा के कंसंट्रेशन कैंप में आज लोगों को टॉर्चर, बलात्कार, मास मर्डर, खास करके बच्चों को और औरतों को, ये सब हो रहा है। इट इज इंडिफेंसिबल। तो कुछ चंद मोदी भक्त होंगे, वरना लार्जली इंडियन सोसाइटी में अभी इसराइल के लिए भी सपोर्ट कम होते जा रहा है। और ये सही टाइम है कि जी बड़ी जी। बड़ी हमारी जगह पे मीटिंग्स और सेमिनार्स और ये सिलसिला जारी रखे। अच्छा, अभी पिछले दिनों इजराइल के अंदर से एक वीडियो आई, नॉर्थ इजराइल में कहीं, जहां बेन गवीर वहां पर गए हुए, और वहां के लोगों ने उसको टेररिस्ट टेररिस्ट कह करके हमला किया और उसे भागने पर मजबूर किया। वो बार बार कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इन लोगों से बात कर सके, लेकिन उन्होंने बाकायदा ऊंची आवाज से, हमने वो वीडियो अपने चैनल पर भी दिखाई है लोगों को। तो ये वो शख्स है जो इस पिछले 10 महीने में कम से कम 3 बार ऑन रिकॉर्ड मस्जिद अल अक्सा पहुंचता है, और उसने एक, इस बार तो तकरीबन 2000 लोगों को लेकर के गया था, तकरीबन अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो अब खुद इजराइल के लोग जो जायनिज्म के नाम पर इकट्ठे हुए थे, जो एक ड्रीम लैंड उनके जहन में थी, जो तौरा के बुनियाद पर उन्होंने समझा हुआ है कि ये हमारा मुल्क है और हमारी हुकूमत है, अब वो अपने ही उन्हीं लोगों को जो हार्डलाइन हैं, उनको अब टेररिस्ट कह करके आवाज दे रहे हैं। अब ये जो तब्दीली आ रही है इसमें, और इसके साथ साथ ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों की धमकी, और उस धमकी में इतना यह है कि बहुत तेजी से लोग भाग रहे हैं, खौफ बहुत बढ़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कितने दिन रेजिस्ट कर पाएगा इजराइल ये जंग?
3 से 4 साल का टाइम है। मैं तो मानता हूँ 2028 का 80 ईयर कर्स 2028 के आगे तो नहीं बच पाएगा ये, एक वो बात है। दूसरा कि अभी ईरान में बहुत सीरियस चर्चा चल रही है न्यूक्लियर बॉम्ब की ऑप्शन की। उनके पास तो सब कुछ तैयारी है, उनको जिस दिन ये बनाना है वो कुछ दिनों की बात है। तो आई थिंक जो लगातार इजराइल धमकी दे रहा है ईरान को कि अगर आप पे हमने किया, आपने हमला किया तो जो हम लोगों ने गाजा का हाल किया है तेहरान का हाल कर देंगे, हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब आप पे डाल देंगे। तो अभी स्वाभाविक बात है कि ईरान को न्यूक्लियर ऑप्शन तुरंत ले लेना चाहिए और न्यूक्लियर पावर करके उनको एक न्यूक्लियर बॉम्ब अनाउंस करना चाहिए। वो डिटरेंट जब आएगा तो इजराइल और भी ठंडा हो जाएगा। ओके, so I think that is one very important thing that Iran now needs to do. We should appeal कि for global peace Iran needs a nuclear bomb. नॉर्थ कोरिया के पास है तो अमेरिका ने हमला नहीं किया, सद्दाम के बाद नहीं था तो हो चुका था। ठीक है, तो द पॉइंट इज ईरान नीड्स द न्यूक्लियर बॉम्ब। दूसरी बात है कि जो आपने स्मोत्रिच बेनगवीर की बात की, ये सबसे कट्टर यहूदी है। मैं इसलिए यहूदी बोल रहा हूँ क्योंकि इजराइल एक यहूदी स्टेट है और उनको यहूदी स्टेट करके उसका उत्तर देना पड़ेगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये जो मास मर्डर, जेनोसाइड, बच्चों का मारना, ये सब तोरा में मौजूद है। जो नहीं पढ़े तोरा, हम लोग पीपल ऑफ द बुक बोलते रहते थे। वो तोरा कितनी खतरनाक बुक है, तालमुड कितनी खतरनाक किताब है, वो प्लीज पढ़े। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी पढ़े। आपके चैनल पे मैं आपको भेज दूंगा, आप अपने श्रोताओं को भेज दीजिएगा। ठीक है, ये जो जेनोसाइड हो रहा है, जो एथिक क्लेंजिंग हो रहा है, वो तोरा के हिसाब से ही हो रहा है। ये धर्म नहीं सिखाता आपस में बह रखना, ये झूठी बात है। काफी धर्मों में खतरनाक बात है, मगर सबसे ज्यादा खतरनाक धर्म बेसिकली जूडाइज्म है और उनका ये तोरा और तालमुद है। उसमें काफी दूसरी बात अलग चर्चा करेंगे। अच्छी बात यह है कि अभी जो अमेरिका में हो रहा है, बेसिकली जो डेमोक्रेटिक कन्वेंशन हो रहा है, उसमें ट्रंप और कमला हैरिस का ये जो जुगलबंदी चल रहा है उस पर थोड़ी बात हो जाए। बहुत शर्मनाक बात है कि डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में ओबामा ने गाजा का नाम तक नहीं लिया, नंबर वन। दूसरी बात है कि हजारों जो डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर्स है या एक्टिविस्ट है या जो इंडिपेंडेंट प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स है, वो सब वहां जमा हुए थे। पुलिस का बहुत ज्यादा दमन हुआ। ठीक है, और उनका एक ही डिमांड था कि एक तो सीज फायर कराओ, दूसरा एम्बार्गो कराओ, कोई हथियार अमेरिका के जाने नहीं चाहिए, और तीसरा इनका डिमांड था कि एक पैलेस्टीनियन स्पीकर मंच पे होना चाहिए। तीनों रिजेक्ट हुए। इजरायली हॉस्टेज को बोलने दिया, पैलेस्टीन स्पीकर की कुछ 15 नाम दिए थे कि इनमें से किसी को आप दे देना। सीज फायर बहुत आसान है, जो इलान ओमान ने बोला है कि अगर बाइडेन एक सिग्नेचर कर देता है कि कल से हत्या नहीं जाएंगी तो 3 दिन के बाद ये जंग खत्म हो जाएगी। बिल्कुल की जो बात है। तो तीनों पे कमला हैरिस फेल हुई है, और अभी ये होना है कि अगर जो पैलेस्टीन सपोर्टर्स है उनको लग रहा है कि अगर ट्रंप आना है तो उसी को आने दो, वो भी वॉर करेगा, ये भी वॉर करेगी, तो हमारा वोट क्यों जाया करे। या उनका वोट शिफ्ट हो सकता है टुवर्ड्स जिल स्टाइन, जो 1% वोट है उसके पास, वो भी जूइश है, सबसे प्रोग्रेसिव है, मगर वो बिकी हुई नहीं है पैक या तो। कमला हैरिस बिकी हुई है, ट्रंप बिका हुआ है। ओके, दे आर कंपीटिंग फॉर द जूइश मनी, क्योंकि ट्रंप को शेल्डन एडल्सन की जो विधवा है मेरी एडल्सन, उसने $100 मिलियन दे दिए। और ट्रंप का 3 दिन पहले एक स्पीच था जहां अमेरिका और इजराइल के झंडे दोनों लगे थे कि इजराइल बहुत छोटा देश है, एक स्पेक है ऑन द वर्ल्ड मैप, उसको एक्सपेंड करना चाहिए। तो पिछली बार ट्रंप ने आते ही ईस्ट जेरूसलम और सीरियन गोलाना दे दी थी, इस बार वो वेस्ट बैंक देने की बात कर रहा है। और उसके आगे की बात, अगर वॉर होगी तो दे एक्सपेक्ट इजराइल टू विन और एक्सपेंड द बॉर्डर्स, लेबनान वगैरह वगैरह। तो ट्रंप का एजेंडा वो है। कमला हैरिस अगर पोजीशन नहीं ले सकती तो भाई तुम हारो, बाद में आमने सामने ट्रंप और नेतन्याहू के सामने हम लोग देख लेंगे, वो वाली बात है। ओके, सो द पॉइंट इज दैट, और ये जो आपको मैंने सुबह बात हुई थी और आपने और एक बात खतरनाक बता दी थी कि पीबीएस की जो रिपोर्टर है उसने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू की बात हुई है कि ट्रंप ने बोला तुम सीज फायर मत करो, जंग जारी रखो, मैं आता हूं, बाद में आगे देखेंगे। तो ये सीज फायर नहीं हुआ तो कमला हैरिस हारनी है, क्योंकि बहुत सारे जो अरब और मुस्लिम वोटर्स है, पैलेस्टीनियंस है, बहुत सारे प्रोग्रेसिव वोटर्स है, जो एंटी और मूवमेंट वाले हैं, वो वोट ही नहीं करेंगे। दूसरा है जो विस्कॉन्सिन एंड मिशिगन, 2 स्टेट्स है जहाँ अरब और मुस्लिम पॉपुलेशन काफी है, अरब पॉपुलेशन खास करके, ये दोनों स्विंग स्टेट्स है। अगर वो वोटर घर पे बैठ गया या जिल स्टाइन के साथ चला गया तो ये दोनों स्टेट ये हारने वाली है कमला हैरिस। ओके,
और जिल स्टाइन और एक काम करने वाली कि उसकी जो रनिंग मेट है वो कोई ना कोई अरब पैलेस्टाइन को अपॉइंट करने वाली, वाइस प्रेसिडेंट उसकी पार्टी का, ग्रीन पार्टी की जो है। तो काफी वोट इधर आने वाले, कमला हैरिस को लोग सबक सिखाने वाले। तो बाइडेन और कमला हैरिस और ओबामा, क्लिंटन, हिलरी को समझ में नहीं आ रही बात कि आपका इलेक्शन आप हारने वाले गाजा के कारण, अगर आप सीजफायर कर लेते तो आप जीत जाते, अगर आप सीजफायर नहीं कर रहे हो तो इतना निर्णायक है पैलेस्टाइन और गाजा का मुद्दा, इतना सेंट्रल है ये अमेरिकन इलेक्शन को लेकर, ये चुनाव जो होने वाला है। ओके, नाउ द अदर पॉइंट कम्स इज अबाउट दी सीजफायर। सीजफायर को लेकर नेतन्याहू एकदम बेईमानी से बात कर रहा है। इजिप्ट का जो बॉर्डर है उसके साथ फिलाडेल्फी कॉरिडोर, वो उसको कंट्रोल करना चाहता है। जो नॉर्थ और साउथ गाजा को उन्होंने बांट लिया है, नेज़रिम कॉरिडोर, बोला कि हम वो नॉर्थ साउथ एक्सेस को पूरा कंट्रोल करेंगे ताकि लोग आना जाना और हथियार आना जाना ना कर सके। सीज फायर पे हमास ने, और जो अमेरिका के साथ एग्रीमेंट हुई थी कुछ महीने पहले कतार में, जो CIA के चीफ विलियम बर्न्स भी आए थे, उसमें क्लियर कट बात थी कि सीज फायर होगा, हॉस्टेज एक्सचेंज होगा, उसके बाद ये निकल जाएंगे, इजरायली ट्रूप्स पूरे गाजा से निकल जाएंगे और पाबंदी है गाजा पे वो खत्म होगी, ये उसकी बुनियाद। और फाइनली ऑफ कोर्स पैलेस्टाइन की स्टेट बनने की जो बात है उसके तरफ एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। सब कुछ ये नेतन्याहू नकार है। वो नकार इसलिए रहा है कि वो कोई सीजफायर नहीं चाहता, वो इससे बड़ी वॉर चाहता है, और वो वॉर वो चाहता है वो मिलेगी अपने टाइम पे। और भी बैलेंस ऑफ पावर में तब्दीली आने वाली है, क्योंकि अभी यूक्रेन में अमेरिका टोटली हार चुका है। यानी मैं बीच में रुक करके, माफ कीजिएगा, क्या आप ये इस नतीजे पर पहुंच गए कि नेतन्याहू और बाइडेन क्या दोनों ही वर्ल्ड वॉर 3 कराना चाहते हैं? टोटली देखो, बाइडेन तो टोटली बिकाऊ आदमी है। बाइडेन वो डेमोक्रेटिक पार्टी में कुछ चंद सेनेटर्स थे जिन्होंने 1990 का भी वॉर को सपोर्ट किया था इराक पे, और 2003 का भी वॉर को सपोर्ट किया था, और वो तो सेल्फ डिक्लेयर्ड ज़ायनिस्ट है। बहुत ही करप्ट आदमी है और काफी पैसे उसने इपैक से लिए। कमला हैरिस ने भी लिए, ट्रंप ने भी लिए, ये सब ने लिए। रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर जो कैनेडी के खानदान से आता है, उसको पता भी है कि जॉन F. कैनेडी को मारने के पीछे इजराइल का भी रोल था। उसने भी सरेंडर कर लिया है इजरायली लॉबी के सामने। इतना तो बेशरम पॉलिटिक्स हो चुका है। अच्छा, एक चीज लोगों के जहन में जरूर सवाल आता होगा, मैंने बीच में आपको फिर रोका, माफ कीजिएगा। अक्सर ये कहा जाता है कि रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, ये इजराइल के मामले में उतने ही बायस हैं, बेईमान हैं, और वो इजराइल को ही सपोर्ट करेंगे। तो कोई भी जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाला है या जो जुल्म के खिलाफ है, उसे क्या फर्क पड़ता है कि चाहे डेमोक्रेट आए या रिपब्लिकन आए, जब इजरायली लॉबी ही उनको चलाती है तो फर्क क्या है इनमें? बात ऐसी है कि थोड़ा अंतर लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां ड्यूओपोली है, दो ही पार्टी है, उसमें स्पेस ही नहीं है। इंडिया में पहले बोलते थे कि भाई इतनी सारी पार्टी क्यों है, दो ही पार्टी रहेगी तो अच्छा है, मगर अभी हमको समझ आ रहा है कि जितनी ज्यादा पार्टी होगी तो जनता इतनी ताकतवर होती है। तो जो प्रोग्रेसिव वोटर है उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक सुनवाई हो सकती है, क्योंकि कमला हैरिस का थोड़ा प्रोग्रेसिव एजेंडा भी है। तो उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये गुंजाइश है ये करने की। मगर ये दिख रहा है कि इजराइल लॉबी का रोल इतना हावी है, इतना कंट्रोल में वो लोग, क्योंकि वो दो तरीके से कंट्रोल करते, खाली पैसे का मामला नहीं है। दूसरा है पूरी एप्स्टाइन वाली वीडियो टेप्स जो ब्लैकमेल करते हैं। जेफरी एप्स्टाइन एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहे थे, मोसाद और CIA उसमें इन्वॉल्व है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर, बड़े बड़े सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, मीडिया बैरन्स, ये सब वो फ्लोरिडा की आइलैंड पे जाते थे। इसका एक स्पेशल प्राइवेट बड़ा प्लेन भी है, जिसमें बिल क्लिंटन से लेकर नहीं पता कौन कौन, बिल गेट्स सबको जा चुके। तो उनकी वीडियो टेप्स बनती है और इनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो मनी एंड ब्लैकमेल, ये दोनों से वो लोग पूरे सेनेट और कांग्रेस को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, यानी तकरीबन मुझे इस पर याद आ गया, क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की वाला जो इशू चला था, जब वो खास कपड़े फ्रिज में रख करके रखा गया था। और इत्तेफाक से मैं उस वक्त 98 में जब तक वो चल रहा था, तो मैं अमेरिकन से ये पूछता था कि भाई, एक इत्तेफाक से लाइव टेलीविजन शो में मुझे मौका मिल गया बाई चांस, वो प्लान नहीं था। म्यूजियम वॉशिंगटन में है, तो एक डिबेट हो रहा था, एक
स्टूडियो में, वहां रिकॉर्डिंग भी होती रहते हैं, कुछ लाइव प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं। तो वो ऑडियंस में जैसे दिखावे के लिए बिठा लेते हैं, तो हमें भी रिक्वेस्ट करके बिठा लिया। मैं इशू वही चल रहा था, मोनिका लेविंस्की और क्लिंटन वाला मामला। तो मैंने उनसे हाथ उठा करके कहा, देखिए हम तो एशिया से आते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, कुछ भी। हम एशिया से आते हैं, हमारे यहाँ शादी होती है, शादी के बाद बच्चे होते हैं, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। आपके यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हर आदमी फ्री है। तो क्या आप क्यों उम्मीद करते हैं कि आपका प्रेसिडेंट कहीं जन्नत से आएगा? उसने भी ऐसा किया तो क्या 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 इसकी शर्म की बात क्या है? आपके यहाँ तो ये कॉमन है। तो उनको सवाल जवाब देना मुश्किल हो गया था। तो मैं अब ये समझना चाह रहा हूं कि जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो फिलिस्तीनियों को मजलूम समझते हैं और इजराइल को जालिम समझते हैं, वो रिपब्लिकन को बेहतर समझें या डेमोक्रेट को बेहतर समझें? दोनों को कोई मतलब नहीं है। जो डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में जो हाल कमला हैरिस का देख लिया, ओबामा का देख लिया, दोनों का कोई मतलब नहीं है। जिसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा जन आंदोलन ही अमेरिका में जैसे स्टूडेंट का उठा हुआ, वैसे ही कुछ उठा होगा जिसमें से परिस्थिति बदलेगी। ये दोनों पार्टीज टोटली कंट्रोल में है। तो ये बहरहाल बहुत ही अहम चीज थी, जो एक क्लैरिफिकेशन आपके पास से आ गया, और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों बात की है नेतन्याहू से। नेतन्याहू यानी हमारे 15 अगस्त के आसपास उन्होंने फोन करके मुबारकबाद वगैरह दी। वो तो एक दिखावा था, बातें और भी बहुत कुछ हुई हैं। आपको क्या लगता है, क्या कुछ दोनों ने क्या कुछ कहा होगा? भाई यार, हम हार रहे हैं, हम क्या करें? अब हमारी पिटाई हो रही है, हम क्या करें? हमारे इतने फौजी मारे गए, हम क्या करें? हमारे 30% से ज्यादा इलाके से हमें यहूदियों को खाली करना पड़ा है, हम क्या करें? क्या ये मजबूरियां दिखाई होंगी नेतन्याहू ने मोदी जी को? क्या क्या हुआ होगा? ऐसा ही कुछ, और मोदी जी ने आश्वासन दिया होगा कि मैं और भी अडानी के ड्रोन आपके लिए भेज रहा हूं, चिंता मत करो। तो मगर मेरा ये बोलना है कि अभी इजराइल तय करेगा दुनिया का भविष्य, वो नहीं होने वाला। अमेरिका तय करेगा दुनिया का भविष्य, वो नहीं होने वाला। अभी चीजें बदल रही है। मतलब एक छोटा एग्जांपल दे दूं कि ट्रंप आगे यूक्रेन में पीस लाएगा, वो दिन खत्म हो गए। ओके, अभी जेलेंस्की खुद भाग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ अभी कर लो, खत्म करो मामले को। अमेरिका भी वही बोल रहा है कि खत्म करो मामले को, अभी इसमें कुछ बचा नहीं है। ओके, सो द पॉइंट इज के रशिया और उसके समर्थकों ने यूक्रेन में रोल प्ले करके अमेरिका का रोल खत्म किया है। वैसे ही मिडिल ईस्ट में ये होने वाला है। आने वाले और कुछ साल की जरूरत है कि ईरान और जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, पैलेस्टाइन, हिजबुल्ला, ईरान, इराक, सीरिया, यमन, वो तय करेंगे इस इलाके का भविष्य। अमेरिका वो पोजीशन में नहीं रहेगी, इजराइल भी वो उसमें नहीं रहेगा। जैसे ये लोग यूक्रेन में हार चुके हैं, वैसे यूक्रेन में भी। तो वो जो एक बहुत बड़ा फॉल है, जैसे अफगानिस्तान से भागना पड़ा, इराक में भी लगभग कुछ छुटमुट अभी वो है उधर। तो फाइनली ये एम्पायर डिक्लाइन में है, और एक डिक्लाइनिंग एम्पायर जाते जाते बहुत सारा और बर्बादी फैला के जाता है। तो ये वो पीरियड है जहाँ जाते जाते वो लोग हाथ पैर मार रहे हैं, वॉर कर रहे हैं कि भाई कुछ तो हाथ में रहे हमारे, वो फेज में आ चुके हैं। तो जैसे रशिया और उसके बैकिंग में ईरान का भी एक रोल है, रशिया के सपोर्ट में चाइना का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल है ही उसके सपोर्ट में। ओके, बहुत सारे दूसरे देशों का रोल है। तो जैसे रशिया ने वो रोल प्ले किया है, वैसे भी एक्सिस ऑफ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ईरान बोल दे कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब, फिर देखो, फिर अमेरिका कहते हैं कि भाई टेबल पे बैठो, चलो इसका कोई हल निकालते हैं। तो the point is now it is the axis of the resistance, the people of the world who will decide what happens to the world. No more America, no more London, no more Germany. और एक बात बता दूं कि जो ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है 24 अक्टूबर को कजान रशिया में, उससे जो इकोनॉमिक चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि दे वर ट्राइंग टू आइसोलेट पुतिन, कि भाई पुतिन तो अभी कौन पूछेगा, कौन जाएगा, वगैरह वगैरह। मगर जो 9 देशों का जो ब्रिक्स 10 देश होने वाले थे, मगर मिला आया नहीं, क्योंकि वो जो अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट बन चुका है वो भी एक जूइश बंदा बना है, ठीक है, तो उसने तो रिजेक्ट कर दिया। तो ये 9 कंट्रीज, दूसरे 47 कंट्रीज आ रहे हैं उधर ब्रिक्स की मीटिंग में। मलेशिया भी जुड़ना चाहता है, पाकिस्तान जुड़ना चाहता है, अजरबैजान में वो गए थे। तो ऐसे 47 कंट्रीज और जुड़ेंगे, तो 55-56 कंट्रीज आज ब्रिक्स में है,
G7 की कोई मतलब नहीं बचा। G7 की मीटिंग होती थी तो हेडलाइन न्यूज बनता था, फ्रंट पेज पे आता था। आज कोई G7 पूछ नहीं रहा, क्योंकि 5 ब्रिक्स कंट्रीज है, उन्हीं की जीडीपी उनसे आगे हो चुकी है। तो ये नया फॉर्मेशन इकोनॉमिक और एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन ब्रिक्स का बन रहा है, और जो अनाउंस होने वाला है वहां कि स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम जो है, जो अमेरिका के और वेस्ट के कंट्रोल में है, पूरा बैंकिंग सिस्टम उनके कंट्रोल में है। अगर आपके सैंक्शन आ गए तो आप कुछ पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकते। तो आज रशिया और चाइना ने एक ब्रिक्स पे सिस्टम बना दिया है, ओके, जिसमें 157 कंट्रीज उसका पार्ट बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ सालों में डॉलर का रोल कहां से कहां गिर जाएगा, वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम कहां से कहां गिर जाएगी, एक नई इकोनॉमिक ताकत खड़ी होने वाली है। वेस्ट और भी नुकसान में जाने वाला है, इकोनॉमिकली भी जाने वाला है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि बैलेंस ऑफ पावर बदलना चाहिए, और जब बैलेंस ऑफ पावर बदलेगा, अमेरिका वीक होगा, इजराइल वीक होगा, उसके बाद चीजें और भी आसान हो जाएगी रेजिस्टेंस को उनको हराने के लिए। मेरा मानना है कि इंडिया में और काम करने की जरूरत है। अपने अपने शहरों में सेमिनार्स, पब्लिक मीटिंग जो भी करो, अवेयरनेस फैलता जाएगा, और बॉयकॉट का काम जारी रखो। मैकडोनल्ड और स्टारबक्स आज लॉसेस में जा रहे हैं, ठीक है, वो है हमारी ताकत, वो है सत्याग्रह की ताकत। मैं उसमें भी थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था। शुरू में जो एक खौफ का माहौल बनाया था सरकारी एजेंसियों ने, और अब भी मुहर्रम में भी वो वाकयात सामने आए कि कुछ लोगों ने मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा ले आए तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। आप एक एक्टिविस्ट के तौर पर, अब अगर गेज खतरे का नापा जाए कहीं प्रोटेस्ट करने वालों के लिए, फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वालों के लिए, क्या खतरा बढ़ा है, या 2 लाख तकरीबन लोग मारे जा चुके, उसके बाद कोई हमारी भारत की सरकार या एजेंसियों को कुछ शर्म आनी शुरू हुई है या नहीं? थोड़ा तो शायद हुआ होगा, उनको आए ना आए वो अलग बात है, मगर मैं जो बोल रहा हूँ कि देश में भी माहौल बदला है। देख रहे सब लोग, एक लाइव नरसंहार चल रहा है। सोचा नहीं था कि वापस दुनिया में ऐसा कुछ हो सकता है 1940s के बाद। मेरा बोलना है कि स्ट्रेटेजिकली काम कीजिए, आपके साथ हिंदू साथियों को जोड़िए, अलग अलग मजहब के साथियों को जोड़िए। दूसरा है कि जो ईमानदारी से इसमें काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल है, वो लेफ्ट पार्टीज के लोग हैं, लेफ्ट पार्टीज को इसमें शामिल कीजिए। दूसरे अन्य पार्टीज में भी समझदार लोग हैं, उनको भी, हमको अकेले ये संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। तो मैं वही करता हूँ बम्बई में कि यहाँ का जो सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल, ये जो लेफ्ट पार्टीज, उनके साथ मिलकर काम करो, दूसरी भी पार्टियों के साथ काम करो, तो आप सेफ भी रहोगे और बात और आगे भी बढ़ेगी। दूसरा है कि मान लो कि छोटे कार्यक्रम करने हैं, इनको शामिल करो। स्टारबक्स के सामने एक बैनर लेके खड़े हो जाओ, मैकडॉनल्ड के सामने खड़े हो जाओ और जारी रखो, ठीक है। जी 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 जी। उन्होंने 24 घंटे के अंदर एनएफडीसी को डरा दिया कि वो लोग ने वो इजराइल फिल्म फेस्टिवल कैंसिल कर दिया। अभी शायद गोवा के फिल्म फेस्टिवल में वापस वो कुछ करेंगे, मगर वो 10 बार सोचेंगे, और अगर उन्होंने किया, जो कैंपेन चलाएंगे, वहां इजराइल फिल्म फेस्टिवल नहीं हो पाएगी। जी जी। दुनिया का माहौल है, ये दुनिया का माहौल है कि इजराइल आज कहीं का रहा नहीं है, ठीक है, और दे आर बेसिकली कोलैप्सिंग। आप एके आयरन की बात सुनो, जो शिनबेट के चीफ रह चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे उनके अंदर के जो जनरल्स आ रहे हैं। इनफैक्ट इजरायली पेपरों में ज्यादा सच्चाई आती है, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में आप नहीं ढूंढ पाएंगे, ओके। और वो दिख रहा है कि अंदर से वो लोग टूट चुके हैं, जी 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 अंदर से टूट बिल्कुल। चुके हैं। इतने बड़े प्रोग्राम के बाद कोई देश टिक नहीं पाएगा, खत्म हो चुका है जी जी जी। तो ये बहुत ही अहम, आपने कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई। एक तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाना चाहते हैं नेतन्याहू और जो बाइडन दुनिया को। दूसरी बात आपने कहा कि ईरान प्लस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मिडिल ईस्ट का फ्यूचर तय करेंगे। ब्रिक्स का बड़ा अहम रोल होने वाला है, और बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। बल्कि सईद नकवी साहब जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो तो ये कहते हैं कि ऐलान नहीं होगा इसका, वो ऑलरेडी हो चुका है। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो अमेरिका के हाथ में नहीं रहा। तो अभी एक नए दौर में दुनिया दाखिल हो रही है। हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि किसी तरह से राइजिंग ब्रिक्स, राइजिंग मिडिल ईस्ट, पीसफुल मिडिल ईस्ट जो है वो दुनिया के हालात को मुतासिर करेगा और अमन की तरफ किसी तरह से बढ़ेगा। चीन के बारे में अक्सर कहा जाता है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अमेरिका दुनिया भर में जंगें करा करके अपने आप को सोचता है कि मेरी ताकत बढ़ेगी। चीन खामोशी से कारोबार बढ़ा करके
और जहां कहीं झगड़े होते हैं उनको खत्म करके उसने ईरान और सऊदी अरब को एक साथ लाया, वो फिलिस्तीन के सारे ग्रुप्स को एक साथ इकट्ठा किया। बहुत ही अहम रोल चीन अदा कर रहा है। आखिर में कंक्लूजन के तौर पर अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें। नहीं, एक तो यही है कि आपने इसे बहुत बढ़िया तरह से समअप कर लिया है। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि किस तरह से वॉल स्ट्रीट जर्नल इजराइल के नैरेटिव को दुनिया में फैलाने और बिल्कुल बेबुनियाद नामालूम सोर्स कह दिया जाता है, एनोनिमस कह दिया जाता है, जो मर्जी आता है वो अखबार वाले और एजेंसियां प्लांट कराती हैं स्टोरीज। ये इस तरह से इजराइल का किसी तरह से एक गुब्बारा अभी भी बाकी रखना चाहते हैं। ये हकीकत है कि अब वहां दमखम नहीं रहा जो हर दिन जंग के मैदान में नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इतनी गहराई से मालूमात, हिस्टोरिकल भी, मौजूदा हालात भी और आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है, वो सारी बातें मीठी बोरवाला साहब ने बताई हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।